हेलो एवरीवन, आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सबसे फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को शुरू करते हैं। चूंकि हम लोग जान रहे थे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अगर हम लोग एक लेवल ऊपर उठ करके अगर हम लोग देखेंगे, जो कि प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया गया था इसके बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमें पढ़ना है ना वो टोटल एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंतर्गत आपको डिस्कस किया गया था कि हमें ऑल अबाउट जो है ना वो चार्ज के रिस्पेक्ट में पढ़ाई करने है ना। चार्ज के रिस्पेक्ट में जब हमें पढ़ाई करने थे तो एक था रेस्ट में, एक था मोशन में, और एक था हमारा जब वो एक्सलरेटेड मोशन में होगा, है ना। तो उसके लिए जो पिछला वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, जो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स से रिलेटेड है। अभी हम लोग जो है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा वर्ड आता है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम जान रहे हैं और जिसको हम लोग बोलते हैं आपको स्थिर वैद्युतिकी, है ना। तो स्थिर वैद्युतिकी है क्या, है ना। सिंपल सा है। सबसे फर्स्ट अवस्था की जो बात की गई थी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में वो क्या था कि जब हमारा चार्ज रेस्ट में होगा, है ना, तो हम उसके बारे में जितनी भी चीजों का अध्ययन करेंगे ना वो मेरा इसी के अंतर्गत आता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज एट रेस्ट की बात करते हैं कि जब चार्ज रुका हुआ हो, जब चार्ज विरामावस्था में हो ना, तो वो कौन क्या क्या कर सकता है, वो कौन कौन से इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, वो कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, उसके पास कितने फेनोमेनन्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम चार्ज को यानी कि आवेश को विरामावस्था में जब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, तो इसके अंतर्गत हमें टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ाई करने हैं, जो कि हम लोग मैंने डिस्कस कर दिया था आपको क्लास 12 के चैप्टर्स नेम जब हम बता रहे थे उसमें डिस्कशन कर दिया गया, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि चार्ज एट रेस्ट, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें हम लोग चार्ज एट रेस्ट यानी कि विरामावस्था में पढ़ने वाले हैं। उसके अंतर्गत सबसे पहला जो हम लोगों का चैप्टर आता है वो होता है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, है ना। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, देखिए सिंपल सा है। चैप्टर का नाम भी हमारा आ गया विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में जो हमें पढ़ाई करनी है ना, तो उसमें हम जान रहे हैं कि हमें क्या करना है कि उसके स्थिर अवस्था का जब हमें पढ़ाई करना है, जिक्र करना है, तो उसी से रिलेटेड स्पष्ट यहाँ पर बोल दिया है कि जब आवेश स्थिर होगा, हम तो क्या बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, यानी कि आवेश के विरामावस्था का अध्ययन, उसमें सबसे पहला है विद्युत आवेश। और यहाँ चैप्टर में ही कंसेप्ट छुपा हुआ है कि जब आवेश को हम स्टार्ट करेंगे विरामावस्था से पढ़ना, तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना होगा वो क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले जो है हम लोग जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले कुल मिलाकर के पहले हम लोग आवेश के बारे में बहुत कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि आवेश एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना। आप देखिए एक फंडा तो यह भी अपनाना पड़ेगा कि कुछ कुछ जितने भी बात बोल रहा हूं है ना, उसमें से कुछ इंपोर्टेंट जो सेंटेंस होता है ना उसको आप नोट में लिखना अगर शुरू करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। इसके अलावा
जो वीडियो है ना उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना, जब ये सीरीज खत्म होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक भेज दिया जाएगा, है ना। तो आप लिंक को जो है ना ओपन करके और वो पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए, या फिर आप नॉर्मली अपने मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं। ताकि लिखना, देखो ये क्या ना कि हम समझाने का क्रम है ना, समझाने के क्रम का अगर आप उसमें से अगर शब्द को खोज करके, सेंटेंस को खोज करके आप लिख सकते हैं तो बहुत बेहतरीन है। नहीं तो आपको पीडीएफ नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा सभी लोगों को, ठीक है ना, ताकि आपको लिखने का जो असुविधा किसी तरह से उत्पन्न आपके बीच ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आवेश की बात अगर की जाएगी तो देखिए आवेश जो होता है ना, तो आवेश को हम लोग अलग अलग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला बात जानते हैं क्या होता है, आवेश किसी भी वस्तु का बोलिए या पदार्थ का, है ना, सबसे मूलभूत गुण है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा मास होता है यानी कि द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा वस्तु नहीं होता है जिसके पास द्रव्यमान न हो, कहीं ना कहीं द्रव्यमान एग्जिस्ट करता ही करता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से द्रव्यमान हमारा एक बेसिक थिंग है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं उसका, है ना, मीन्स मौलिक गुण बोल सकते हैं, उसी प्रकार से आवेश भी जो होता है ना, किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का जो होता है ना, एक मौलिक गुण होता है। तो जैसे मौलिक गुण का क्या मतलब हो सकता है, देखिए मौलिक गुण वैसे गुणों को कहा जाता है ना जिसके बारे में ना आप और अधिक तोड़ करके नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब उसको फर्दर हम लोग तोड़ करके नहीं पढ़ सकते। जैसे देखिए एग्जांपल समझिएगा, ठीक है ना। अगर हम लोगों से यह पूछा जाएगा कि एक भवन का निर्माण किस प्रकार से होता है ना, उसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल जरूरी होते हैं, तो हम लोग बहुत कुछ का नाम ले सकते हैं, है ना। बालू है, सीमेंट है, ईंट है, छड़ है ना, ये सारा चीज हो सकता है, ठीक है ना। अब अगर पूछेगा कि ईंट किस चीज का बना होता है, सीमेंट किस चीज का बना हुआ हो सकता है, तो वो हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि क्रमबद्ध तरीके से हम लोग नीचे की ओर बढ़ सकते हैं, उसके सबसे मिनिमेस्ट यानी कि सबसे छोटे स्तर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जब आवेश की बात होती है और जब द्रव्यमान की बात होती है तो हमारे पास शायद ये प्रश्न का जवाब हमें नहीं ढूंढ पाएंगे कि आवेश किस चीज का बना हुआ होता है, द्रव्यमान किस चीज का बना हुआ होता है ना। इसका आंसर ढूंढना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मौलिक गुण है और मौलिक गुणों को और अधिक खंडित करके तोड़ करके पढ़ना पॉसिबल नहीं है। किंतु विज्ञान जो है ना, वहाँ कुछ भी असंभव नहीं होता है, यह बात भी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आने वाले समय में क्या बातें आएंगी वो अलग है, लेकिन वर्तमान अभी तक जो है इस प्रकार का यानी कि द्रव्यमान और आवेश को और अधिक नीचे तक खंडित करके पढ़ना जो है अभी एट प्रेजेंट टाइम जो है वो पॉसिबल नहीं हो सका है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं जानने के लिए कि आवेश होता फिर क्या है, ठीक है ना। तो आवेश के बारे में जो हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना है, उसमें सबसे पहले अगर हम उसकी परिभाषा की बात करेंगे तो उसकी परिभाषा को देखिए दो तरह से हम लोग देने का कोशिश कर रहे हैं। पहला जो परिभाषा हमारा है वो कुछ इस प्रकार का है कि उसकी स्थिति के अनुसार, यानी कि वो रुका हुआ है या वो गति कर रहा है, इसके अनुसार अगर हम आवेश के बारे में चर्चा करेंगे तो हम लोग यही कह सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण अगर वह स्थिर अवस्था में हो तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और अगर वह गति वाली अवस्था में हो तो आवेश जब गति की अवस्था में होती है ना तो उसे हम विद्युत धारा कहते हैं, और उस विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अर्थात हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह मौलिक गुण है जिस वजह से कोई वस्तु विद्युतीय या चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। यह पहली बात हो गई। दूसरी नंबर बात क्या है ना कि हम जानते हैं कि आवेश के लिए जो कण उत्तरदायी होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आवेश किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का सीधा सा मतलब यही है कि अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो जहां से निकलेगा वो धन आवेशित हो जाता है,
और वह जहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है वह ऋण आवेशित हो जाता है। अर्थात प्रायोगिक रूप में हम लोग यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के द्वारा ही क्या होता है ना कि आवेश उत्पन्न होता है, और आवेश के लिए जो हम लोग जिस कण को संबंधित करते हैं, जिस कण से हम आवेश का संबोधन करते हैं, वो मुख्य रूपेण जो होता है वो मेरा इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है ना। तो ये हो गई हमारा साधारणतः दो प्रकार से आवेश की परिभाषा। अब देखिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक बात यह भी आ जाएगा ना कि अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से वह वस्तु धनावेशित और जहां जाती है वहां वो ऋणावेशित हो जाती है। अब यहाँ पर एक जो ऋणावेशित और धनावेशित वस्तु का कंसेप्ट आ रहा है, तो उसके लिए हम यही कह सकते हैं ना कि धनावेशित वस्तु का तात्पर्य यह होता है कि वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ऋणावेशित वस्तु का तात्पर्य यह होगा कि वह वस्तु जो है वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है ना। ये दो बातें, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में इसका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो क्वेश्चन वाला जो मैटर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा कुछ पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, उसको आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है। ये हम लोग समझ रहे। अब देखिए एक बात यह भी जानिए कि चूंकि हम शुरू में द्रव्यमान की बात कर रहे है ना, तो जानिए कि जब कभी भी कोई भी वस्तु धनावेशित और ऋणावेशित होती है ना, तो उसके द्रव्यमान में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है हमारा। ठीक है ना। और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां द्रव्यमान में कुछ कमी आएगी, जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा वहां द्रव्यमान में कुछ बढ़ोतरी होगी। ठीक है ना। ये हमारा हो गया द्रव्यमान में परिवर्तन का भी यहाँ पर संबंध है। थोड़ा सा ही हो, 9.1 गुना 10 के पावर में माइनस 31 kg का ही डिफरेंस आएगा, बहुत हल्का सा ही डिफरेंस आएगा, लेकिन परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। ठीक है। तो ये हम लोग जान रहे। तो यहाँ पर यह भी बात हमारे सामने में अब आ चुकी है कि घर्षण के द्वारा जो है क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण घर्षण के माध्यम से होता है, और उसके बाद कोई वस्तु धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है ना। धनावेशित या ऋणावेशित होने से वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान में कमी और ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होती है। ठीक है ना। अब जब आगे हम इस चीज को हम लोग लेकर के बढ़ेंगे तो वहां पर हम लोगों को समझना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं आवेश के कुछ गुण के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। आवेश के गुण। आवेश के गुण का मतलब हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो होता है उसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज जानना है, वो कुछ बिंदु मैं क्रमबद्ध तरीके से बोलने जा रहा हूं, उसको ध्यान सुनिएगा, और अगर आपसे संभव हो तो वीडियो को रोक रोक करके आप उसको लिख भी सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला जो बात है हमारा, उसके लिए हम कह सकते हैं कि आवेश जो है ना वह एक अदिश राशि है ना। आवेश क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि उसमें केवल परिमाण होता है। जिस भौतिक राशियों में हमारा केवल परिमाण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं, यानी कि स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फर्दर आगे क्या है, जब हम लोग दूसरा गुण पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि आवेश चूंकि दो प्रकार का होता है, हम शुरू में भी बोल रहे, निकला था शब्द धनावेशित और ऋणावेशित। इस वहीं से पता चल चुका होगा कि आवेश दो प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो क्या होता है ना कि समान प्रकृति के जब आवेश होंगे उनमें क्या होगा, विकर्षण होगा, और असमान प्रकृति के जब आवेश आपस में सामने आएंगे तो वहां पर क्या होगा, आकर्षण होगा। तो विकर्षण और आकर्षण जो हम देख रहे हैं वह बल है, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक कूलम के नियम में पढ़ने वाले हैं कि वहां पर जो दो आवेश के बीच में जो बल लगता है वो किस प्रकार से कार्य करता है, वो कूलम के नियम में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पर एक बात कहा गया है कि कोई भी वस्तु जो होता है ना उस पर जो आवेश का परिमाण होता है ना, वह इलेक्ट्रॉन पर आवेश
का पूर्णांक गुणज होता है ना। यानी कि हम लोग उसके लिए बोल सकते हैं कि Q बराबर हमारा होता है प्लस माइनस NE, है ना। यहाँ पर जो प्लस माइनस दिख रहा होगा वो आवेश के दो अलग अलग प्रकृति को सुनिश्चित कर रहा है, और N जो हमारा है वह पूर्णांक है। N बराबर पूर्णांक, पूर्णांक मीन्स इंटीजर, आप जानते हैं कोई भी इंटीजर यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। और E जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश परिमाण के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे, यानी कि इसके आवेश का परिमाण जो होता है वो हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यह भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें याद रखने की जरूरत पड़ती है। ये कहना क्या चाहता है, यह हमें कहना चाहता है कि कोई भी वस्तु है उस पर जो आवेश का परिमाण होता है वह इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। अर्थात अगर हम लोग बात करेंगे तो ये प्लस माइनस 1E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E डॉट डॉट इस प्रकार से संभव होता है, ठीक है ना। तो आगे जब हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पर जो बात हो रही है ना, तो इसको हम लोग पता क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। यानी कि आवेश जो होते हैं वो क्वांटीकृत होते हैं, मीन्स चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, ये हम लोग बोलते हैं। अब कोई भी चीज का जब क्वांटीकरण हम लोग पढ़ते हैं ना, तो क्वांटीकरण किसी भी चीज में हम लोग को यही पढ़ना होता है कि उस पर उस चीज का जो परिमाण है वो किसी ना किसी एक मौलिक कण का जो परिमाण होता है उसके गुणज के आधार पर ही होगा। किसी भी चीज के क्वांटीकरण का वही होता है कि सबसे छोटा, क्वांटीकरण का मतलब सबसे छोटा, यानी क्वांटम लेवल पर जाकर के बात करेंगे, बहुत आंतरिक स्तर पर, सबसे प्रारंभिक बोल सकते हैं, सबसे छोटे स्तर पर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारा होता है आपका इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम आवेश जो है वो संभव नहीं है। यह भी यहाँ पर पता हमें चलता है, यानी क्वांटीकरण से हमें यह पता चलता है कि सबसे मिनिमम अमाउंट क्या संभव है, वही हमें क्वांटीकरण से पता चलता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत होते हैं, है ना, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन तो समझ ही गए कि आवेश के परिमाण इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण का पूर्णांक गुणज होता है किसी वस्तु पर आवेश, ठीक है। आगे जो हम लोगों को जानना है वो यह जानना है कि आवेश जो होते हैं ना वो योगात्मक होते हैं, है ना। योगात्मक का मतलब होता है एडिटिव। इसका क्या मतलब है भैया, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब यही होता है सिंपल सा कि आवेश को योगात्मक बोलने का तात्पर्य बहुत ही सरल यह है कि इसको हम सिंपली जोड़ सकते हैं। जैसे हम लोग हाथ पर भी, उंगली पर भी जोड़ते हैं ना, ये 4 गो है, ये 2 गो है ना, कुल मिलाकर के 6 ठो हो गया। लेकिन यहाँ पर हमको जो जोड़ना है वो इंटीजर के आधार पर जोड़ना है कि +2 और प्लस -1 कितना होता है, 1 होगा। इस प्रकार का जोड़ हम लोग को तो पूर्णांक का योग और अंतर हमें तो अच्छी तरह से आता होगा, ठीक है ना। सिंपल है ना। जैसे कि अगर हमें 3 + -2 करना है, ठीक है ना, तो इस प्रकार का जोड़ घटाव तो हमको सिंपली आता होगा, है ना। आना भी चाहिए, जिस स्टैंडर्ड में हम लोग भी पढ़ रहे हैं उसके अनुसार तो आना ही चाहिए, ठीक है। और अगर दिक्कत आएगा तो मैंने एक यह भी स्टार्ट किया है जीरो मैथमेटिक्स, उस प्लेलिस्ट का भी क्रमबद्ध तरीके से, जिनको लग रहा है कि मैथ में कहीं बेसिक स्तर पर प्रॉब्लम है तो वो क्रमबद्ध तरीके से आएगा, वहां से भी आपको हेल्प मिल जाएगा। इसी कारण से मैंने जीरो मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया। बहुत सारे अनुभवों के आधार पर मुझे उसकी सख्त जरूरत पड़ रही थी, है ना। बहुत सारे जरूरत, मतलब क्लास 10th के बच्चों से मिले, 12th के बच्चों से मिले। मैंने सीटेट वालों का जब क्लास लिया तो वहां से जाकर के हमको मोटिवेशन बिल्कुल मिला है कि जीरो मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो उसका प्लेलिस्ट भी है, तो उसको आप देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इस आवेश के गुण के बारे में, ठीक है। तो जानिए, योगात्मक तो हो गए। अब आगे एक गुण आवेश का क्या होता है ना, यह संरक्षित होता है। संरक्षण, इस आवेश का संरक्षण होता है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये क्या कहता है, ये सिंपल सा बोलता है कि आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है। मीन्स पूरे ब्रह्मांड में जो आवेश है ना वो मेरा क्या है, फिक्स्ड है। मीन्स पूरे यूनिवर्स का जो मेरा आवेश है वो कांस्टेंट होता है ना, वो परिवर्तन होता है। धनावेशित ऋणावेशित इस प्रकार का परिवर्तन संभव है ना। कोई वस्तु अभी धनावेशित है वो ऋणावेशित हो जाएगी, ऋणावेशित है तो वो धनावेशित हो जाएगी, यह संभव है ना। लेकिन वो पहले से मौजूद है, उसको कोई उत्पन्न नहीं कर रहा, है ना। वो मौलिक कण के रूप में पहले से एग्जिस्ट करता है। सबसे छोटा जो कण होता है, मौलिक कण, कौन सा होता है, PEN,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और आवेश के रेस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रॉन को पढ़ते हैं। और वैसे भी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो होता है दोनों का परिमाण जो है आवेश का इक्वल होता है, केवल प्रकृति अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उसमें तो कोई आवेश ही नहीं होता है, जो मेरा नाभिक में उपस्थित रहता है ना। इसका डिटेल चर्चा तो या तो केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स जब हम लोग पढ़ रहे होंगे, है ना, तो उस टाइम भी हम लोग इस चीज का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हम लोग जान गए कि आवेश में इतने सारे गुण होते हैं। ठीक है ना। अब जो है हम लोगों को नेक्स्ट क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है इसका मात्रक के बारे में। ठीक है ना। तो इसका मात्रक के बारे में जब हम लोगों को पढ़ना होगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से, ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट मैटर आ जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी, है ना, उसमें अगर करेक्शन का जरूरत पड़ेगा तो करेक्शन करते हुए पीडीएफ लिंक डाल दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिए, या वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं आवेश के मात्रक के बारे में। आवेश के मात्रक यानी कि यूनिट्स ऑफ चार्ज। देखिए, वैसे तो एसआई मात्रक बोलिए, एमकेएस मात्रक बोलिए, सीजीएस मात्रक बोलिए, ये जो मात्रक अलग अलग तरह बोले, इसका विस्तृत अध्ययन तो हम लोग क्लास 11th में करते हैं, उसका वीडियो अपलोड करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो वहां से भी आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम लोग बात करते हैं आवेश के मात्रक के ऊपर। ठीक है ना, तो बोलते भी जाते हैं और ये भी करना होगा। ठीक है ना, ये हो सकता है विजिबिलिटी थोड़ा सा कम हो रही होगी। तो आवेश के मात्रक के बारे में जब हम बात करेंगे ना, तो आवेश का मात्रक बस हम लोग मुख्य रूप से दो तरह से पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना, पहला जो हमारा होता है एसआई मात्रक, और दूसरा जो होता है वो हमारा सीजीएस मात्रक होता है। ठीक है ना, तो मात्रक को दो पद्धतियों में हम लोग अध्ययन करें, क्योंकि एग्जामिनेशंस में वहीं से पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम डिराइव्ड यूनिट की बात करेंगे ना, तो वेट कीजिए, है ना, 11th वाला जब ओनली मात्रक के ऊपर जब हम वीडियो सामने लाएंगे ना, तो वहां पर देखिएगा कि डिराइव्ड यूनिट कितने सारे होते हैं। मीन्स गजब का मतलब फीलिंग्स वो आ जाएगा वहां पे। ठीक है ना, कि इतने सारे मात्रक संभव है ना, वो आएगा, वो देखिएगा तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना, और मेरा प्रयास भी है आज से बेहतर कल होगा। हो सकता है कि अभी जो हम बोल रहे हैं इसमें कुछ त्रुटि आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज से बेहतर कल होगा, ये मेरा विश्वास है। क्यों विश्वास है मालूम है, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक अपने अंदर आंतरिक रूप से हम लोग स्ट्रांग नहीं होंगे, आंतरिक रूप से एनर्जेटिक नहीं होंगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। आज गलती करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखने का हुनर चाहिए। जब तक हमारे अंदर सीखने का हुनर होगा और इस विश्वास के साथ हम लोग अपना कदम बढ़ाएंगे कि आज से बेहतर कल होगा, याद रखिए आज से बेहतर हमेशा कल होगा, है ना। इस दृढ़ इच्छा के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ आगे हमको बढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर अभी जो हम आवेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अगर लगेगा कि इसमें कहीं पे कमी रह गई है, तो मेरा सबसे पहला है कि आज से बेहतर कल होगा, कल हम फिर इसके ऊपर आवेश के ऊपर जो है वो एक अच्छा सा लेक्चर क्रिएट करके देंगे, है ना। अगर जरूरत पड़ा तो बिल्कुल देंगे, पीछे हटना ही नहीं है। लोग क्या बोलते हैं ना, कान बंद कर लेना होता है इसके लिए, है ना। हो सकता है कि कुछ गलतियां हो, कुछ कमियां हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना काम करते रहिए, मेरा ये विश्वास है। आप अपना बस काम करते रहिए डेली, आज से बेहतर कल होगा, आज से बेहतर कल होगा। ये अगर हम करते रह गए ना, एक दिन बहुत बेहतर होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग मात्रक के बारे में। ठीक है ना। हमने क्या बोला कि हमें मात्रक को दो तरह से पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है एसआई मात्रक। ठीक है ना। तो एसआई मात्रक जो हमारा होता है, ठीक है ना, वो मेरा होता है आपको कूलाम। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, इसका एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। ठीक है ना। इसका संकेत जो होता है वो कैपिटल सी होता है। इसके अलावा जब अगर हम लोग इसके सीजीएस मात्रक की बात करेंगे, ठीक है, तो जानते हैं इसके सीजीएस मात्रक को दो ब्रांचेस में ले जाकर के हमको पढ़ना पड़ता है ना। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला जब चर्चा चल रहा था तो बोला गया था ना कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, दोनों को जब कंक्लूड करके हम पढ़ते हैं तो सीजीएस मात्रक में भी वही वाला फंडा इन हो जाता है ना। यहां पर भी जो मात्रक होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है ईएमयू और एक होता है ईएसयू। हम पहले लिखेंगे ईएसयू।
है ना। और दूसरा हमारा क्या होता है, EMU, है ना। ESU और EMU होता क्या है, सिंपल सा है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। और इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, सिंपल सा है, ठीक है ना। यानी कि सीजीएस मात्रक जो होते हैं हमारे वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा होता है इसको अगर हम पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। मालूम है, इसको हम शॉर्ट में स्टैट सी भी लिखते हैं, यह भी जान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, स्टैट सी भी लिख सकते हैं। और ये जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसका जो कि ईएमयू का पूरा नाम है, इसको हम लोग एबसी बोलते हैं, है ना। यानी कि यहां पर हमारे पास ना कुल मिलाकर के 3 ठो मात्रक हो गया, ठीक है ना। पहला हो गया कूलम, दूसरा हो गया हमारा ईएसयू, और तीसरा हमारा हो गया ईएमयू, ठीक है ना। ये 3 मात्रक आपको याद रखना पड़ेगा कि एसआई में एक होता है और जो ईएसयू होता है उसमें 2 अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग अलग अलग मात्रक को पढ़ते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक बात और याद रखना होगा डियर स्टूडेंट्स, क्या, ईएसयू का एक दूसरा नाम भी है। ईएसयू का दूसरा नाम फ्रैंकलिन भी होता है ना। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो लिखा हुआ मिलेगा फ्रैंकलिन। अब फ्रैंकलिन लिखा रहेगा तो दिमाग कंफ्यूज कर सकता है कि फ्रैंकलिन फिर कहां से आगे भैया, है ना। फ्रैंकलिन कुछ नहीं बल्कि ईएसयू का ही दूसरा नाम है ना। और अभी जो 3 मात्रक यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें सबसे बड़ा आपका ईएमयू होता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए ई है ना, विद्युत स्थैतिक मात्रक, ईएसयू, जिसको हम लोग स्टैट सी या फ्रैंकलिन तो बता चुके हैं। और इधर हमारा ईएमयू है, यानी कि विद्युत चुंबकीय मात्रक, यानी कि एब सी या एब कूलम्ब हम उसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग मात्रक देखे तीनों, इसमें आपस में क्या संबंध होता है उसको जान लेते हैं, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होता है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला जो हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे वो कूलम्ब और स्टैट सी यानी कि ईएसयू ऑफ आवेश के बीच अगर हम लोग देखते हैं तो एक कूलम्ब जो होता है वो 3 गुना 10 के पावर में 9 स्टैट कूलम्ब, स्टैट कूलम्ब मतलब ईएसयू ऑफ आवेश के बराबर होता है, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म तो भी जस्ट बताए ना। इसके बाद एक रिलेशनशिप होता है, चूंकि हम लोग अभी जानते हैं कि सबसे बड़ा मात्रक हमारा ईएमयू होगा इन तीनों में, एक एसआई और 2 सीजीएस वाले में सबसे बड़ा ईएमयू होता है, तो हम लोग वहां से लिख सकते हैं कि एक एब कूलम्ब के जगह जो है आप ये ईएमयू ऑफ आवेश लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा इक्वल होता है 3 गुना 10 के पावर में 10 स्टैट कूलम्ब के बराबर, और इसी कारण जो है वह 10 कूलम्ब के बराबर हो जाएगा। दोनों का अंतर देखिए, दोनों के हिसाब से यहाँ पे 10 ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर 10 कूलम्ब हमारा आ गया, ठीक है ना। ये हमारा एक रिलेशनशिप है इन तीनों आवेशों के बीच में, जो कि बहुत उपयोगी है। किस प्रकार उपयोगी है उसके लिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर परिमाण के हिसाब से, उसका अगर मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो उस पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब के बराबर होता है। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन यह पूछेगा, और पूछ चुका है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के पेपर में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना स्टैट कूलम्ब आवेश होता है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, तो मालूम है क्या करना पड़ेगा। हम जानते हैं सिंपल सा, 1 कूलम्ब में इतना स्टैट कूलम्ब, तो इतना कूलम्ब में क्या करेंगे, गुना कर देंगे हम लोग इसको। तो अगर हम लोग इसको गुना कर देंगे, है ना, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 को अगर हम गुना कर दें 3 गुना 10 के पावर में 9 से, तो ये मेरा क्या दे देगा, हमारा स्टैट कूलम्ब में हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे देगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 स्टैट कूलम्ब। इतना स्टैट कूलम्ब जो है हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है ना। ये तो हमारा हो गया ये सारा रिलेशनशिप हो गया आपस में इसका, ठीक है ना, जो कि बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट भी है कहीं ना कहीं, और हमें याद भी रखना होगा, है ना।
तो ये याद रखिए और इसको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है ना, डाउनलोड करके भी आप वहां से लिख सकते हैं। थोड़ा लिखा मतलब लिखने का फॉर्मेट आपको वहां से इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग अब इसके बीमा का अध्ययन करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बीमा की बात करेंगे, किसकी बीमा? आवेश की बीमा, यानी कि चार्ज। ठीक है ना, तो आवेश की बीमा क्या होती है? आवेश की बीमा के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें Q बराबर IT पता है ना। क्लास 10th में हम लोग विद्युत धारा की परिभाषा है ना, जब आवेश गति अवस्था में हो तो क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं ना। आवेश प्रवाह की दर है ना, तो धारा बोलते हैं, तो है ना। ऐसे वो होता है हमारा I बराबर Q/T होता है ना। Q/T वहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमारा Q बराबर IT। एक्सप्रेशन फिजिक्स की दीवार है ना, वो आएगा बार बार, पीछे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जब बीमा की बात करेंगे तो इसका जो डायमेंशन होगा क्या होगा? हम जानते हैं I का डायमेंशन I ही होता है और T का हमारा T होता है। या फिर इसके अलावा हम लोग इसको AT भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि धारा का जो बीमा होता है वो या तो हम I लेते हैं नहीं तो हम लोग A लेते हैं। तो आवेश जो है उसका बीमा या तो IT होगा नहीं तो AT होगा। ठीक है, तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। अगर हमको लगेगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट जरूरी है तो वो इम्प्रूवमेंट के तौर पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। डिसलाइक जरूर करें, लेकिन कमेंट के साथ शेयर करना है जरूर कीजिए। लेकिन अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए कि आज से बेहतर कल होगा। इसी सिद्धांत पे मैं आपके साथ बना रहूंगा और एक दिन देखिएगा कि आज से बेहतर जरूर कल होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ और बहुत बेहतरीन तरीके के साथ। थैंक यू।